है आज की हमारी। और ये क्लास बेसिकली अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के साथ साथ जो बच्चे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ सवाल है हमारे सामने कि समाजकार्य के अभ्यास के दौरान वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये बेसिकली हम आज जो चर्चा करने वाले हैं इस पॉइंट पर बातचीत करने वाले हैं आप लोगों से, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक तो वो चीज़ें हैं जो थ्योरीज वगैरह आती हैं और उस थ्योरीज के बारे में मैं आप लोगों को जो एक क्लास थी मैंने उस पर बातचीत कर चुका हूँ। समाजकार्य अभ्यास के दौरान वो कौन कौन सी थ्योरी, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ओसीटी थ्योरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये थ्योरीज। और थ्योरीज एक दो नहीं बनाई गई हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आज जो हम थ्योरीज पे बात करने वाले हैं वो थ्योरीज होंगी आप लोगों की समाजकार्य अभ्यास के दौरान जब सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों वहां पर इन्वॉल्व होते हैं तो उन थ्योरीज को फॉलो करते हैं। और मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कुल 18 थ्योरीज हैं और वो बेसिकली पॉइंट में है, हेडिंग में है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, फिर अभी जब मैं नोट करवाऊंगा तो आप लोग उसको समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए समाजकार्य जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, ठीक है। समाजकार्य अभ्यास के दृष्टिकोणों पर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें वहां पर तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो व्यक्तिगत समाजकार्य मिलता है, और एक आपका समूह समाजकार्य मिलता है, और एक आपका जो है सामुदायिक संगठन मिलता है। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन तीनों को आपको समझना होगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी लोग। अगर आपके परीक्षा में सवाल आए व्यक्ति और परिवार के साथ समाज कार्य, मेरे यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तथ्य है, यूनिट नंबर 1 से संबंधित परीक्षा में आ चुका है, मेडिकल सोशल वर्क में भी आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है। तो अगर प्रश्न ये कहे आपसे कि व्यक्तियों, बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, व्यक्तियों और परिवारों और परिवारों के साथ अभ्यास, अब समझिएगा थोड़ा सा इस पॉइंट को, मैं सिलेबस पे लेके चल रहा हूं। जैसे देखिए यहां अगर हम विविध परिवेश में समाजकार्य अभ्यास की बात करते हैं तो परिवार आ जाता है। ये पॉइंट को और ये थ्योरीज को दोनों को मैं साथ में रिलेट करते लेके चलूंगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो परीक्षा में ये सवाल आता है कि व्यक्ति दे दे या आपसे केवल कह दे कि परिवार के साथ जो समाजकार्य की प्रक्रिया है वो किन चीजों को रिलेट कराएगी। तो बेसिकली ये सूक्ष्म समाजकार्य को रिलेट कराएगी। ऑप्शन 4 होते हैं, एक सूक्ष्म समाजकार्य होता है, एक अर्ध समाजकार्य होता है, एक बृहद समाजकार्य होता है, 3 होते हैं। और हम बात जो कर रहे हैं यहां पर समाजकार्य अभ्यास के मूल भावनाओं पर, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जब यहां पर प्रश्न आए कि व्यक्ति और परिवार के साथ, तो कौशलों और तकनीकों का विकास और प्रणालियों के सिद्धांत की जानकारी होना अपेक्षित है, जैसे कि अनुभूति का पता लगाना, लक्ष्य को निर्धारित करना, समस्या या उपयुक्त उपचार व्यवहार का अनुप्रयोग करना, ठीक है। और इन्हीं के साथ सिद्धांत और व्यवहार कार्यनीति को एकीकृत करके हम क्या करते हैं, कार्य क्षेत्र के दौरान एक उपेक्षित ठोस, ध्यान से सुनिएगा, विचारधारा का समझ बेहतर करते हैं, यानी बोध विकसित करते हैं या उस बोध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, तो एक लाइन में लिखिएगा, सूक्ष्म समाज कार्य। यह आपका आंसर होगा, यह प्रक्रिया। अब व्यक्तियों, तो बहुत बच्चे कहेंगे कि व्यक्तियों लिख दिया गया है तो इसके मतलब यह हुआ कि यह समूह है, और यह समूह का पार्ट नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कहेंगे कि यह परिवारों लिख दिया गया है, तो परिवार में क्या होता है कि भाई 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह समूह कार्य का रिलेट कराएगा, इसलिए यह भी गलत आपका हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां सूक्ष्म समाज कार्य होता है। अब सूक्ष्म को आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिवार हो, उनके लिए उपयुक्त उपचार करेगा, सिद्धांत लागू करेगा, कार्यनीति को लागू करेगा, सूचनाएं एकत्र करेगा, ठीक है, अनुभूतियों का पता लगाएगा, लक्ष्य को निर्धारित करेगा। ये सभी प्रक्रियाएं सूक्ष्म समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये रहा। आवाज वगैरह स्पष्ट है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। जी सर। अब दूसरी बात सुनिए, प्रश्न हमारे सामने है कि समूहों के साथ, देखिए समूहों के साथ प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अभ्यास होता है, या आप प्रैक्टिकम कह लीजिए, प्रैक्टिकम कह लीजिए। और ये इग्नू की किताब में प्रैक्टिकम जैसे शब्द लिखा मिलता है, प्रैक्टिकम है ना, प्रैक्टिकम। और जिन बच्चों के पास अगर इग्नू की किताब है तो खाली समय में आप लोग अगर इग्नू की किताब पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, है ना। अब देखिए यह प्रक्रिया, ये हमारे सामने दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अंतःक्षेप लागत, प्रभावी समय, बात को ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा और कौशलों का प्रयोग, समूह का प्रयोग करते हैं हम। अब यहां पे संचार भी शामिल है, कम्युनिकेशन, शिक्षा भी शामिल है यानी एजुकेशन, मध्यस्थता मतलब मेडिटर होता है वो भी शामिल है। अब इनके बातचीत समूह कार्य में पूरी तरह से उपयोगी होते हैं। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने यदि सामूहिक रूप से कार्य नहीं किया है तो वह शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी समूह के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस समय MSW का एक फील्ड वर्क जनरल बुक आती है, उस दौरान अगर आप एजुकेशन के फील्ड को चुनाव किया या आपने चिकित्सा का फील्ड का चुनाव किया तो वो केस वर्क या आप व्यक्तिगत कॉन्फ्रेंस में भी रख सकते हैं और उसे ग्रुप कॉन्फ्रेंस में भी रख सकते हैं। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन और चिकित्सा आपका रिलेट करा देता है दोनों पॉइंट को। यहां पर जो केस वर्क है उसे भी, प्लस में ग्रुप वर्क जो है वो भी, दोनों ये चीजें रिलेट हो जाती है। अब बाय द वे मान चलो शिक्षा अगर आएगा ना तो केस वर्क में से और ग्रुप वर्क में से कोई एक ही आएगा, चिकित्सा भी आएगा तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते, दोनों नहीं आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के आधार पे सामाजिक समूह कार्य के 3 मॉडल हैं। क्या आप जानते हैं 3 मॉडल कौन कौन से हैं? सामाजिक समूह कार्य के 3 मॉडल बड़ी फेमस रहे हैं, 3 मॉडल सामाजिक समूह कार्य के। क्लिनिकल, रेसिप्रोकल। जी, बहुत बढ़िया जवाब आया है, क्लिनिकल, रेसिप्रोकल, एक और डायग्नोस्टिक। यानी एक प्रकार से आपने निदानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी आपने संचालित किया है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये 3 जो हैं सामाजिक समूह कार्य के मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 3 बातें आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एक और चीज है। अब ये, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो अर्ध समाज कार्य होगा, अर्ध समाज कार्य होगा। और ये प्रश्न में खुद कहेगा कि समूहों के साथ, ठीक है, ये समूहों के साथ प्रैक्टिकम की बात खुद करेगा, इसलिए आपका ये अर्ध समाज कार्य होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, और ये लास्ट है थर्ड का। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सवाल हमारे सामने आएगा समुदाय में प्रैक्टिकम, या प्रैक्टिस भी आप कह सकते हो, समुदाय में प्रैक्टिकम, ये शब्द आएगा। ये समाज कार्य में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें थोड़े और मध्यम समाज कार्य के द्वारा सुलझाया पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए समस्याओं को निपटाने के लिए बृहद यानी कि व्यापक, व्यापक, बृहद का मतलब व्यापक होता है, दृष्टिकोण को अत्यधिक आवश्यकता महसूस होती है। तो संगठनात्मक परिवर्तन हो, समुदाय संगठन हो, सामाजिक नीति हो, इनकी समस्याओं का निदान उच्च कोटि के समाज कार्यकर्ता के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसमें बजट बनाना होता है, वित्तीय मैनेजमेंट करना होता है, डिजाइन करनी होती है, कंप्यूटर सूचना प्रणाली को बताया जाता है, नेटवर्किंग शामिल की गई है इसमें, इत्यादि जो भी चीजें हैं वो प्रशासनिक सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों में इनको रखा गया है। और यह पार्ट आपका रिलेट कराता है, इसका आंसर जो बनता है वो बनेगा बृहत
समाज कार्य। बस ये बात थी यहाँ के संबंध में। तो मैंने आपको यहाँ जो रिलेट करके बताया है, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को ये चीज़ें समझाने का प्रयास किया है ना। और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है समाज कार्य अभ्यास होता क्या है? देखिए, एक तो समाज कार्य होता है एज अ प्रोफेशनली, जो हम फील्ड में नहीं जाते, थ्योरिकल आधार पर बात करते हैं। लेकिन यूजीसी नेट कहता है भैया मैं एक आध प्रश्न पूछूंगा आपसे अभ्यास के संबंध में, है ना। तो और अभ्यास, समाज कार्य अभ्यास का पॉइंट है। अब समाज कार्य अभ्यास का मतलब ये है कि समाज में फैल रही बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रैक्टिकम होता है। ये समाज कार्य अभ्यास के लिए ना अनेक शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे क्षेत्र अनुभव हो गया, क्षेत्र अनुभव समझ रहे होंगे, फील्ड वर्क की बात, एक्सपीरियंस की बात। इंटर्नशिप होता है, जब आप MSW BSW करते हैं तो उसमें इंटर्नशिप करते हैं 30 डेज, 35 डेज या 45 डेज का। फिर उसके बाद प्रैक्टिकम को, जो समाज कार्य के लिए थोड़ा बहुत और कम समय के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिकम का नाम देते हैं। हाँ, जो फील्ड में जाके काम करते हैं उसी को प्रैक्टिकम कहते हैं। प्रैक्टिकम जो का हम फेस टू फेस मीट करेंगे ना किसी से। बिल्कुल बिल्कुल फेस टू फेस मीट करेंगे हम लोग। वो प्रक्रियाएं समाज कार्य अभ्यास में होती ही है ना। ये यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल। आज एक्चुअली क्या है कि मैंने जो ये जो टॉपिक छेड़ा है, आपके अगर रेगुलर आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो आपने ऐसी क्लास ली भी होगी, ठीक है। तो यहाँ आप इस चीज को एक और चीज मैं बताना आप लोगों के लिए उचित समझूंगा, वो भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने एक शब्द बताया इंटर्नशिप, बहुत ध्यान से आप सभी लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि ज्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, लेकिन कोई भरोसा नहीं है यूजीसी नेट का, हो सकता है भाई इंटर्नशिप क्या होता है, क्षेत्र स्थापन क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनको लेकर प्रश्न पूछ लेता है। और उसके बाद अगर अभी भी जो हमने बात किया है समाज कार्य अभ्यास, समाज कार्य अभ्यास, तीनों बातों को आप एक एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे सिंपल शब्दों में, ताकि कोई पूछे तो आप आसानी से बता सके। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि समाज कार्य क्षेत्र, जो समाज कार्य अभ्यास, ये क्या होता है। अभी भी बताया कि समाज में जो फैल रही बुराइयां हैं, उन बुराइयों को अगर आप दूर कर रहे हैं तो अभ्यास के माध्यम से कर रहे हैं। अब समाज कार्य अभ्यास के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, जिनमें से मैंने 2 शब्द यहां पे लिखा है। एक तो क्षेत्र अनुभव होता है, और क्षेत्र अनुभव आप जानते हैं कि फील्ड एक्सपीरियंस है, फील्ड में जाइए और आप वहां से भी जो है लोगों को मार्गदर्शन करिए या लोगों की सहायता करिए, वो भी पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। दूसरी बात इंटर्नशिप है, यहां पे इंटर्नशिप मैंने लिखा है। इंटर्नशिप मतलब जिन समाज कार्यों को 1 या 2 साल तक के लिए किया जाता है। जैसे कोई कार्य आपने 1 + 2 वर्ष, 1 वर्ष या +2 वर्ष, ठीक है, के लिए अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसका नाम आप बोलेंगे क्या, इंटर्नशिप। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। ये बेसिकली अस्थाई बना दिया गया है, फिक्स बना दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है भैया 1 या 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, इंटर्नशिप होता है। अब ये अलग की बात है कि आप 45 डेज का काम करके आते हैं तो कहते हैं भैया इंटर्नशिप कर लिया हमने, और ये इंटर्नशिप बेसिकली 45 डेज का होना नहीं चाहिए, है ना। यहां तो बेसिकली सिखाया जाता है, तो एक प्रकार से प्रैक्टिकम का नाम दिया जाता है कि 45 डेज है। एक होता है क्षेत्र स्थापन। अब यही चीजें जो है बेसिकली हम यूजीसी नेट वाले BSW वाले और MSW वाले स्टूडेंट इसको यूज करते हैं। जो तरीका व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे BSW और प्लस में MSW, ठीक है, में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है क्षेत्र स्थापन। उसका क्या नाम होता है, क्षेत्र स्थापन। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर अब आपसे कोई पूछेगा या आप इंटरव्यू में बैठ जाते हैं तो आप वहां पे क्षेत्र स्थापन बताइएगा कि हमने जो है 45 डेज + 30 डेज या 35 डेज जो भी किया है उसको हम लोग क्षेत्र स्थापन बोलेंगे, इंटर्नशिप मत बोलिएगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई इंटर्नशिप, जैसे अगर बहुत लोग होते हैं इनको पता ही नहीं होता, नॉलेज वगैरह जानकारी होती नहीं, तो वो पूछ लेते भैया इंटर्नशिप क्या होता है। बट इन दोनों में ये अंतर है, कॉमन सा अंतर है। इस चीज को देखकर ही आप लोग सभी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। सर जी, ये जो क्षेत्र स्थापन है वो मतलब अलग होता है इंटर्नशिप से? बिल्कुल अलग है, ये अलग है, वो अलग है।
क्षेत्र स्थापन बेसिकली एक प्रकार से क्षेत्र अनुभव को रिप्रेजेंट करता है। 1 साल से कम होता है ना सर? हाँ, आप 1 साल कम मत कहिए सर, एक मिनट देखो इंटर्नशिप जो सर 1 से 2 वर्ष आप बता रहे हैं जी। इंटर्नशिप 6 महीना या 3 मंथ तक होता है। देखिए सर, आपको बता दूं कि ये आपकी, मैं वो बातें बता रहा हूं जो किताबी बातें हैं, किताबी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं। ये अलग की बात है, अगर आपने 6 महीने लघु समय के लिए किया तो वो इंटर्नशिप है, वो आप गलत बोल रहे हैं। फिर ये आपको साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिन सामाजिक कार्यों को 1 या 2 साल तक के लिए किया जाता है उन्हें इंटर्नशिप कहा जाता है। ये परिभाषा है इंटर्नशिप की। आप उसमें 8-9 महीने जोड़ रहे हैं तो ये इंटर्नशिप नहीं है, आप बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे नहीं हम लोग क्या करते हैं, होता कुछ उसका मतलब, है ना। अब हमने कभी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना ये पता कहाँ है, इस पता, अब पता मतलब एड्रेस को खुद आप फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत लोग पते पर ही, उस पते को ही पते में रिलेट कराते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप एक ही शब्द को 2 बार बोल देते हैं, जो कि मीनिंग वही समझाने के प्रयास होता है। लेकिन इंटर्नशिप का सर ये बात सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, इसको कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, इग्नू की किताबों में आपको मिलेगा ये इंटर्नशिप। दूसरी बात, क्षेत्र स्थापन में सर ये आपका 6 महीने वाला हो सकता है, आप ये कह सकते थे। इसको 45 दिन का भी कह सकते हो, आप 40 दिन का भी कर सकते हो, 35 दिन, जो भी डेज वगैरह आ रहे हैं, या 9 महीने का भी बात करें, या आपको 10 दिन की बात करें तो वो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। सर ये लास्ट समाज का इतिहास। अरे भाई, जो समाज में बुराइयां फैली हुई उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और वो काम करेंगे कैसे? फील्ड में उतर के काम करेंगे ना, फील्ड में उतर के काम करना। आप इंटर्नशिप के माध्यम से बुराई को कम कर रहे हो, प्रैक्टिकम के माध्यम से बुराई को कम कर रहे हो, क्षेत्र स्थापन के माध्यम से बुराई को कम कर रहे हो, वही समाज कार्य अभ्यास है, वही समाज कार्य अभ्यास है। अब इन समाज कार्य अभ्यासों में जैसे सामाजिक लक्ष्य का एक मॉडल है, पारस्परिक लक्ष्य का मॉडल है, उपचारीय मॉडल है, तो ये तीनों मॉडल भी बेसिकली हमें वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन मॉडलों का भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, इसको हमें समझना होगा। अब बात करेंगे अपने सिलेबस को। सिलेबस कुछ ये रही, अस्पष्ट हुआ मैम, बताइए, बोलते रहिए। अब ध्यान से सुनिए, आपने एक नाम सुना होगा, टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस। क्या ये नाम किसी बच्चे ने सुना है अपने जिस समय वो स्टडी कर रहे थे या पढ़ रहे थे? ओके ओके, मैं नोट करता हूं यहां पे स्क्रीन। अच्छा हो गया भाई, स्क्रीनशॉट में आगे बढ़ूं, बताइए। मैं हाँ, अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूं टेक्निक्स, है ना, टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस, सिलेबस पे लेके चल रहा हूं धीरे धीरे, ध्यान सुनिएगा, यहीं से है ना। जो है गाइडेंस फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस, इसी को हम लोग टेक्निक्स ऐसे भी कहते हैं, एंड गाइडलाइन फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस। ये एक किताब है, और ये किताब की बात अगर मैं करूं तो नाम ध्यान रखिएगा, पता है इस विद्वान का नाम? सैफोर एंड होरेजस्सी, होरेजस्सी। तो ब्रेडफोर्ड सैफोर और चार्ल्स हेरोजस्सी, इनका पूरा नाम चार्ल्स है, और इनका अगर बारे में हम बात करें तो ब्रेडफोर्ड
फोर्ट सैफोर इनका नाम है। इन्होंने ये जो किताब बेसिकली मेंशन किया सन 1 जनवरी 2011 को ये किताब मेंशन किया। अब इस किताब में समाज कार्य अभ्यास के लिए सिद्धांत बताए गए, जो आपका सिलेबस कहता है। क्या कहता है? समाज कार्य अभ्यास के लिए सिद्धांत, यानी थ्योरीज। तो ये थ्योरीज बताए गए यहां पर। अब इसके अंतर्गत कुल टोटल जो सामाजिक कार्यकर्ता को अपने कार्यों में पूरी तरह से सक्षम बनाते हैं, वे मौलिक नियम, सिद्धांत, एक दिशा निर्देश का कार्य करता है। तो इसी के उपयोग के लिए कुल टोटल 24 मौलिक सिद्धांत बताए गए। कितने? 24 मौलिक सिद्धांत बताए गए इसमें, इस किताब में सैफोर ने, ठीक है, अभ्यास के दौरान। और इस किताब की बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी सिद्धांत को, इसी मौलिक सिद्धांत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो मौलिक सिद्धांत ये 24 आप देख रहे हैं, मौलिक सिद्धांत ये 2 भागों में डिवाइड हुआ सैफोर के द्वारा। एक का नाम यह बताया गया कि पहले जो 6 सिद्धांत हैं, पहले जो 6 सिद्धांत बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, ये 6 सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ता पर केंद्रित होंगे। किस पर केंद्रित होंगे? सामाजिक कार्यकर्ता पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर केंद्रित होंगे, है ना। और अब बचे कितने? 18, है ना। यानी जो दूसरा है वो आपका 18 सिद्धांत बचा। और 18 सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ता के सेवार्थी और समूह और समुदाय पर निर्भर करेंगे, समुदाय पर निर्भर रहेंगे, मतलब उसी पर आधारित है। तो ये 3 चीजों पर आधारित है। अब मैं एक एक करके सभी सिद्धांतों के बारे में बातचीत करना शुरू करता हूं, ठीक है। पहले हम लोग किसका बारे में बात करेंगे? किसके बारे में? हम लोग पहले सामाजिक कार्यकर्ता पे जो केंद्रित है उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पर केंद्रित सिद्धांत पर बात करेंगे। और कुल कितने इसमें है? 6। अब नंबर 1 पर बात करते हैं। एक सिद्धांत आया और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को, ठीक है, समाज कार्य में प्रैक्टिस करनी चाहिए, समाज कार्य में अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यह एक सिद्धांत है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नैतिक मूल्य, नीतियों और सिद्धांत के विषय में समाज कार्य के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और अत्यव्यावसायिक तरीके से विद्यार्थियों से व्यवहार करने की उम्मीद या आशा नहीं की जाती है। एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी सेवार्थी की जो, एक मिनट, आवाज अभी स्पष्ट नहीं है क्या मेरी? अभी स्पष्ट है? ओके। अब मेरी बात को समझिए। यदि किसी सेवार्थी की जो विद्यार्थी के द्वारा सेवा की जा रही हो, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है, तब वहां पर क्या होता है कि विद्यार्थी के द्वारा उसके मिलने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता उसके पास खुद जाता है। तो वहां मान लीजिए उसके सामने रो पड़ता है या रो पड़ती है, तो इस प्रकार की जो उम्मीद की जा रही है किसी भी विद्यार्थी से बेसिकली, तो वह प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं भावनात्मक संबंध को रिलेट कराती है। हम जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं सेवार्थी के साथ। अब सेवार्थी क्या करता है ऐसी कंडीशन पर कि कोई उसके साथ घटना घटित हो गई, अब सेवार्थी आपके पास नहीं आ पाया,
अब आप चले गए सेवार्थी के घर डेटा कलेक्ट करने या किसी उसको मार्गदर्शन के संबंध में उसको देने के लिए उसके घर चले गए, तो वहां पर विद्यार्थी भावनात्मक संबंध से आपसे जुड़ सकता है। और जिस प्रकार से इस विद्यार्थी को, अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्य करने के लिए, तो हो सकता है वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, हो सकता है आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिले। यहां दो प्रतिक्रियाएं बन सकती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता को यहां पर अपनी भावनाओं को रोकते हुए सेवार्थी के साथ समाज कार्य करना चाहिए। अब आपको भी, जैसे आप क्या करते हैं एनजीओ में जब जाते हैं, तो अब कोई सेवार्थी नहीं घर आता है विद्यालय में या एनजीओ में, तो आप उस मैनेजमेंट से पूछते हैं कि मैं उस सेवार्थी के घर जा सकता हूं, क्या आप मुझे एड्रेस दे सकते हो? तो उस एनजीओ वाले कहते हैं नहीं भैया आप घर नहीं जा सकते हो, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये साफ शब्दों पे बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता पे केंद्रित है। सैफोर ने खुद अपनी किताब में ये बात लिखा है कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के अभ्यास के दौरान सेवार्थी के घर वो जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी पहला। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, केवल समझना है। यहां अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता को स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए, इसका मतलब समझते हैं? सर मतलब समाज से थोड़ा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, अपनी क्षमता, सीमा और सामर्थ्य के अनुसार विद्यार्थियों को व्यावसायिक रूप से कार्य करना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार की मान्यता मूल्य सेवार्थी पर थोपना चाहिए। बहुत लोग नहीं होते कि भैया नहीं सुधार हुआ, आप ही की कमी है। ऐसा नहीं हो सकता है आप में तो आपने टेक्निक ही यूज किया हो। और ना ही किसी भी प्रकार के झूठे वादे किसी भी प्रकार की सेवार्थी से करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना कि डेटा नहीं मिलते हैं तो उसमें क्या करते बता लेते कि ये गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, ये वहां से मिलेगा, ये यहां से दिया जाएगा आपको। और जब मरीन बस्ती में आप चले जाओगे ना, जहां 2-4 लोग जुड़े आपके पास आए, इकट्ठा हुए, तो लोग सोचेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा, तो वो भी डेटा आपको करेक्ट नहीं देंगे। उनकी अगर सैलरी महीने की 20,000 भी होगी तो वो अपनी सैलरी 8,000 या 10,000 बताएंगे महीने की, और उनका खुद का मकान होगा। वो सोचते ये हैं कि हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको एक्टिव हो जाना है और बता देना है साफ शब्दों में, भैया कि हम इस काम के लिए आए हैं, हम इस समय जो है क्षेत्र स्थापन कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें ये डेटा चाहिए, हमें इस एनजीओ में हम जाके क्या करेंगे, आपके डेटा को वहां पे रखेंगे। ठीक है, हाँ आपके सुधार के लिए ये बातचीत करें। आज जो चीजें हैं स्पष्ट रूप से बताइए, कोई झूठे वादे वगैरह मत करिए, आप लोग अपने स्वविवेक का उपयोग करिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, थर्ड आपसे कहेगा सामाजिक कार्यकर्ता को व्यावसायिक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना होगा। अब सामाजिक कार्यकर्ता को क्या बनाना है? व्यावसायिक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना है। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने पहले भी कहा था कि सेवार्थी के साथ जब व्यावसायिक तरीके से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे, आप व्यवहार करने की उम्मीद रखते हैं, तो सेवार्थी के साथ किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ना है। बहुत लोग होते हैं ना कि भाई वो हमारी माता जैसी लग रही है, हमारी जो है बहन जैसी लग रही है, इस तरीके का कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आपको जाहिर नहीं करनी है। प्लीज एक बार म्यूट रहें आप सभी लोग प्लीज। और उसके साथ अगर हम बात करें तो एक दूरी बनाकर रखनी होगी आपको। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की स्थिति को कुशलता पूर्वक निपटने की सक्षमता होनी चाहिए। और कहता है कि व्यक्तिनिष्ठता के तरीके से नहीं। अब ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक बना लीजिए। समाज कार्य के क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं पर भी व्यक्तिनिष्ठता आता है, उस पर बल देता है, तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो भेदभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साफ शब्दों में ये सिद्धांत कहा है सैफोर ने कि व्यावसायिक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। सैफोर ने ये बात साफ शब्दों में कहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक कार्यकर्ता को मानव विविधता का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब धर्म, लिंग, पृष्ठभूमि, बौद्धिक, भौतिक क्षमता के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर सेवार्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा। यदि कोई भी सेवार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का है तो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उसके दर्शन जो है
अगर हम बात करें दर्शन बनाकर उसको यथा समय सहायता प्रोवाइड करानी चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा ही सेवार्थी के साथ एक सम्मान के तरीके से व्यवहार करना चाहिए, एक सामान्य मनुष्य के रूप में उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा और सेवार्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ये बातें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो विविधता, जो मानव विविधता है उसका सम्मान करना चाहिए। सबकी अलग अलग संस्कृति है। आप समाज में जाओगे, अगर आप हिंदू है तो मुस्लिम धर्म के लोग भी मिल सकते हैं, जैन धर्म के भी लोग मिल सकते हैं, विविध प्रकार के लोग भी मिल सकते हैं आपको। तो आपको जो है कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का। पांचवा, सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक अन्याय को चुनौती देनी चाहिए। जो सामाजिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय को, इसका मतलब क्या हो सकता है? समाज में जो भी रूढ़िवादिता है, बुराइयां हैं, उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज। बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हो। परंतु मैं एक बात बताना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारित हुआ मानवाधिकार को जो कि सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है, उन्हें कहा गया भाई कि सामाजिक कार्यकर्ता ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार सभी सदस्यों के लिए समान ही होते हैं। अब सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़कर सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक न्याय के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए समाज में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन बुराइयों से डटकर उसका सामना करना, उसे समाप्त करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहां से उसको छोड़ के भाग जाना है, ये काम नहीं करना है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। और एक लास्ट पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, छठा, सामाजिक कार्यकर्ता को व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि किसी भी विवादास्पद मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सब कुछ जानकारी प्राप्त है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सोच को लेकर उसे अलग नहीं बैठना चाहिए। उपलब्ध या अद्यतन साहित्य से जानकारी लेकर वेब समेत संचार, जो वेबसाइट वगैरह है, उनके माध्यम से सभी साधनों से लोगों से बातचीत करके सहायता लेकर अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कॉन्फ्रेंस हो गया, वर्कशॉप हो गया, रिफ्रेशर हो गया इत्यादि में अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ ही नई अवधारणा और संकल्पनाओं में अद्यतन रखना अत्यधिक आवश्यक है। तो व्यवसायिक को प्रत्येक बात को समस्त जानकारी होना जरूरी है। जितने भी व्यावसायिक लोग हैं उनके पास समस्त जानकारी होना जरूरी है। इस बात की प्रत्येक व्यवसाय की मांग होती है। किसी भी फील्ड की बात करूं, चाहे मैं सोशल वर्क की बात करूं, चाहे अदर फील्ड की बात करूं, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। यह था आपका सामाजिक कार्यकर्ता पर केंद्रित 6 ऐसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। अब बात करूंगा 18 और सिद्धांतों के बारे में। ये 18 सिद्धांत वो हैं जो व्यक्तिगत और समूहों पर केंद्रित है। किस पर? व्यक्तिगत व समूहों पर केंद्रित है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक प्रणाली पर, यही ना, प्राथमिक प्रणाली पर। बोलिए। अब ध्यान से सुनिए, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को किसी को, अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल सोशल वर्कर को ही, सोशल वर्कर को किसी को हानि नहीं पहुंचानी है या पहुंचानी चाहिए। अब देखिए, कार्यकर्ता को किसी को हानि नहीं पहुंचाना मतलब सेवार्थी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि सेवार्थी की जीवन शैली और किसी भी रूप में कम नहीं आंकी जा सकती है। तो सेवार्थी के कल्याण और उसकी देखभाल का सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
यहाँ कार्यकर्ता को किसी भी या किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट आपको करता है व्यक्तिगत तरीके से भी, समूह पर भी और समुदाय पर भी, है ना। कोई पर्टिकुलर दुश्मनी के लेकर या किसी पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर आपको कार्य नहीं करना है, यह बात आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा कहता है सामाजिक कार्यकर्ता को, सोशल वर्कर को, सामाजिक कार्यकर्ता को यानी सोशल वर्कर को ज्ञान आधारित व्यवहार करना चाहिए। यह बात से सभी लोग सहमत होंगे, करना चाहिए या नहीं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बिल्कुल करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यावसायिक कार्यकर्ता से, आपसे, आप व्यावसायिक कार्यकर्ता हैं, आपसे यह उम्मीद की जाती है कि नवीनतम और सबसे अधिक व्यावसायिक जानकारी से स्वयं को पूरी तरह से पूर्ण रखने का प्रयास करें आप, और पूर्ण अध्ययन और वर्तमान संदर्भ में समस्या के विश्लेषण के बिना कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। समस्या के विश्लेषण के बिना, उसके बिना सेवार्थी को के बिना कार्यकर्ता को कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बात पर भारतीय संदर्भ में ज्यादा ध्यान दिया जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी परीक्षा में आ चुके हैं। तीसरा, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को मूल्य आधारित व नैतिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके नैतिक मूल्य होते हैं उन सभी पर कार्य करना आवश्यक होता है। हमेशा ही सेवार्थी के मूल्य प्रणाली को एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पूर्ण रूप से पहचानने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार की जानकारी से सेवार्थी की स्थिति में परिवर्तन भी लाया जा सकता है कि नहीं? तो सेवार्थी पर कभी भी सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी इच्छा काफी शक्तिशाली होता है और सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा ही व्यवसाय के मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। और नंबर 4 आपसे कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को संपूर्ण व्यक्ति से सरोकार, व्यक्ति से सरोकार, इसका मतलब सरोकार रखना चाहिए, मतलब जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आत्मिक पहलुओं समेत आप लोगों को यानी सामाजिक कार्यकर्ता को समस्त व्यक्तियों के साथ उनकी सभी समस्याओं पर ध्यान करना चाहिए या उसका अध्ययन करना चाहिए। भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य के काल में हो, इन परिप्रेक्ष्य में सेवार्थी की समस्त समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। अल्पावधि और दीर्घ अवधि दोनों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बनाया गया चौथा भी इसी तरीके का कुछ सिद्धांत है जो सामाजिक कार्यकर्ता को संपूर्ण व्यक्ति के सरोकार रखना चाहता है। नंबर 5, सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को समाज के सबसे संवेदनशील, समाज के सबसे संवेदनशील सदस्यों के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि समाज के संवेदनशील वर्ग के लिए राष्ट्रीय सरकार और संयुक्त राष्ट्र दोनों के लिए ही अनेकों नीतियां बनाई गई हैं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रावधान से अनेक संवेदनशील वर्ग लाभ भी प्राप्त करने में काफी असमर्थ दिखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए ऐसे वर्गों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो गरीब, मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक जाति के होते हैं, उनकी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सहायता की जानी चाहिए। यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ
सेवार्थी के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए मतलब कि सेवार्थी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता को इज्जत, सम्मान व मर्यादा के साथ ही कार्य करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी को उसकी सभी प्रकार की कमजोरियों के साथ ही स्वीकार करना चाहिए और सेवार्थी की सहायता करने की प्रक्रिया की अवधि में उसकी मर्यादा को बनाए रखने के साथ ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। और सामान्य व्यवहार में अगर हम बात करें तो सेवार्थी के अंदर बैठे डर को समाप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए, है ना, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, जो डर है। पॉइंट नंबर 7, सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहिए, ठीक। इसका मतलब है कि बेहतर सामंजस्य और परिवर्तनशील प्रक्रिया में भागीदारी होने के लिए विशेष गुणों को पहचान कर समझकर प्रत्येक सेवार्थी के लिए सहायता करने में भिन्न सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करना चाहिए, है ना। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। व्यक्तिगत का थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा सर। जैसे मैंने कहा कि अगर सेवार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहिए, जिसे बेहतर सामंजस्य और परिवर्तनशील की प्रक्रिया में भागीदारी होने के लिए विशेष गुणों को पहचान कर समझकर प्रत्येक सेवार्थी के लिए सहायता करने से भिन्न सिद्धांतों की विधियों में उपयोग किया जा सकता है। अब उसके अंदर जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है, उसके अंदर आर्ट वाली जो कला है, पेंटिंग और ड्राइंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो उसमें परिपूर्ण है, तो उस कला को आपको आइडेंटिफाई करके उसे समाज के अंदर लेके आना होगा ताकि उससे अपनी वो जीविका भी बना सके और जीविका के माध्यम यानी इसके माध्यम से वो जीविका को भी चला सके। इसलिए कहा गया व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा ही अपने सेवार्थी के साथ सामान्य मनुष्य के रूप में ही कार्य करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सेवार्थी के सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्ति रूप से ही व्यवहार करना चाहिए। सभी सेवार्थियों की समस्या और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है एक सेवार्थी यूनिक मिल जाए, तो क्या मैं व्यक्तिकरण के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, है कि नहीं। इसलिए आपको ये बातें भी ध्यान रखना होगा। 8वां पॉइंट कहता है आपसे कि सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के जीवन पर उसकी विशेषता या उसकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। जीवन पर उनकी जो विशेषज्ञता है उस पर विचार करना चाहिए, है ना। सिंपल है कि मानव व्यवहार की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर काफी मात्रा में निहित होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो भी सेवार्थी की स्थिति होती है वह पूरी तरह से ही सामाजिक कार्यकर्ता को पता हो। तो कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी के विषय में उन सभी बातों को जानने का प्रयास ना करे जिनको वह सेवार्थी बताना ही नहीं चाहता है। अब कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी की सभी प्रकार के विषयों में भागीदारी अनिवार्य मानी जाती है इस परिप्रेक्ष्य में। तो जो चीज अगर सेवार्थी आपको बताना नहीं चाहता है तो नो इश्यू, आप प्रेशर ना बनाएं कि वो आपको ये बातें बताए, है ना। इसलिए इन चीजों को भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉइंट उसके बाद 9 पर। सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी को
सेवार्थी को दृष्टि देनी चाहिए, दृष्टि देनी चाहिए। देखिए, दृष्टि का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कार्यकर्ता सेवार्थी की वर्तमान समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक आशा और स्पष्ट सहायता करने की प्रक्रिया में दृष्टि प्रदान करता है। परिस्थितियों से उबरने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी को बेहतर तरीके से बता सकते हैं और नई प्रकार की संभावनाओं को बताने से पहले कार्यकर्ता को सेवार्थी को उसकी समस्त सीमाओं से अवगत करा देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी को किसी भी झूठे आश्वासन नहीं दिए जाने चाहिए। मोटिवेशन, सामर्थ्य और संभावनाएं को समर्थन और तकनीकों को प्रस्तुत करते समय यथार्थवादी और पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपसे कहता है सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बताइए। हाँ, ठीक है सर। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि प्रत्येक सदस्य में कुछ ना कुछ यदि कमजोरियां होती हैं तो उनके पास उनके साथ साथ शक्तियां भी होती हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यकर्ता को नकारात्मक सोच को नहीं अपनाना चाहिए। सेवार्थी की क्षमता, सामर्थ्य, संभावनाओं को कार्यकर्ता के द्वारा समझने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जैसे कि किसी भी विकास के कारण कोई सेवार्थी कार्य नहीं कर पा रहा है तो कार्यकर्ता को उसकी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आपको जबरदस्ती करनी है इस पर, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 11 नंबर का पॉइंट कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल है ये कि किसी भी सेवार्थी के अंदर अस्थायी और अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की भागीदारी के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को लाने के लिए सेवार्थी के द्वारा उसे समझने का प्रयास करना आवश्यक है और सेवार्थी की कार्य में रुचि उत्पन्न हो और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो कहा गया कि कार्यकर्ता को सेवार्थी की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट हो, और भी एक्टिविटीज हैं जो और भी क्रियाविधि हैं उसमें वो पार्टिसिपेट हो सके। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर का पॉइंट, सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की स्वनिर्धारण की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। मतलब बेहतर सामंजस्य, अगर हम बात करें तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वतंत्र और उचित रूप से सोचने और उसके बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने और दूसरों के लिए निर्णय लेने के संदर्भ में सेवार्थी वैधानिक रूप से सक्षम होता है और सेवार्थी की स्थिति को समझने के लिए कार्यकर्ता को उसके साथ लंबे समय तक कार्य करने की आवश्यकता भी होती है। तो स्वनिर्धारण की जो क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाना चाहिए सेवार्थी के अंदर। और एक 13 नंबर का, सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की अगर हम बात करें तो स्वनिर्देशित ठीक है, समस्या सुलझाने के कौशल में सहायता। मतलब स्व निर्देशन की और समस्या सुलझाने के
कौशलों में सेवार्थी की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यकर्ता की सहायता करनी चाहिए, है ना। अब सेवार्थी की जो आम यानी साधारण समस्याएं होती हैं उनको वह बिना किसी कार्यकर्ता की सहायता से भी सुलझाने का प्रयास कर सकता है, जैसे कि मित्र संबंधित संबंधों, परिवारों या पारिवारिक सदस्य, नियोक्ता, सेवा समूह इत्यादि संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जो सेवार्थी के निकटवर्ती परिवेश में पाए जाते हैं। उसी संबंध में बताया गया कि स्वनिर्देशन समस्या सुलझाने के कौशल की सहायता भी करनी चाहिए। यह था पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 14, सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है, उत्पीड़न या पीड़ित या व्यक्ति भारतीय समाज में आसानी से ही मिल जाते हैं। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर स्थिति में हर समय सेवार्थी की सहायतार्थ हेतु कभी भी किसी भी रूप में स्थित हो, है ना। तो सेवार्थी अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वयं ही बाहर निकल सकता है। इसके लिए सेवार्थी का अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सक्षम होने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया कि सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। और पॉइंट नंबर 15, सामाजिक कार्यकर्ता को गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। सोशल वर्कर को गोपनीयता की रक्षा करना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से व्यावसायिक संबंध बनाने से गोपनीयता अत्यधिक अनिवार्य है। सहयोगी संबंध के लिए गोपनीयता एक आधारशिला मानी जाती है और सेवार्थी के द्वारा किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी विषय में गोपनीयता प्रदान की जाती है तो उसे उसकी बात का समर्थन करते हुए उस विषय पर गोपनीय प्रदर्शित करना चाहिए। यदि किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी की बात को किसी अन्य के सामने प्रदर्शित करने की साहस किया गया तो ऐसी कंडीशन पे सेवार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता के रिश्तों में दरार आ जाती है। यदि आप उसको बताना चाहते हैं तो आप उससे सेवार्थी से बातचीत करके ही आप उसकी बातों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा था गोपनीयता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है सामाजिक कार्य में, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता को सामान्यीकरण के दर्शन को अपनाना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किसी ऐसे सेवार्थी की सहायता से इनकार नहीं करना चाहिए और उसे पृथक नहीं करना चाहिए जो विकारग्रस्त होता है। इसीलिए कहा गया सामान्यीकरण के दर्शन को अपनाना चाहिए। तो सामाजिक स्वीकारता को स्वीकार करने में सेवार्थी को काफी बाधा का भी सामना करना पड़ सकता है। कुशल कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी के साथ सामान्यता का व्यवहार करना चाहिए जिससे सेवार्थी स्वयं को किसी भी रूप में पृथक ना समझ सके, है ना। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। एक 17 नंबर का पॉइंट, सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर को सतत रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रगति का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करना चाहिए, है ना। मतलब कि मूल्यांकन का तात्पर्य यह होता है कि जो कार्य किया जाता है उसके बारे में समस्त प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहिए और उसके बारे में निर्णय
लेना। अथक प्रयास के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया को एक कार्यकर्ता को पूरा हो गया, तो वहां पे कार्यकर्ता को इस बात का पता लगाने का मूल्यांकन करना चाहिए कि सेवार्थी कितना उस चीजों को सीखा है, कितना नहीं सीखा है। इसलिए परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रगति में मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। और एक लास्ट, सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी एजेंसी आप करिएगा, एजेंसी है ना, एजेंसी, समुदाय, समाजकारी व्यवसाय, समाजकार्य व्यवसाय के लिए विश्वसनीय होना चाहिए। समाज कार्य के लिए विश्वसनीय होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सामाजिक कार्यकर्ता को न सिर्फ सेवार्थी बल्कि उन सभी के लिए विशेष रूप से एजेंसी, समुदाय और विश्वसनीय होना चाहिए जो समाज कार्य अभ्यास के साथ संबद्ध है। तो सभी पक्षों के लिए कार्यकर्ता को विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सहायता हमेशा सेवार्थी को ही प्रदान करनी चाहिए। अपनी सेवाओं को हर पल सेवार्थी को प्रदान करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता का प्रमुख दायित्व है, जिसके लिए कार्यकर्ता के द्वारा कार्य किया जा सकता है, और उन्हें उन व्यक्तियों और परिवारों और समूहों के लिए विश्वसनीय होना भी अत्यंत आवश्यक है ना, अत्यंत आवश्यक है। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का ये सिद्धांत जो यहां पर मैंने 9 वाला आपको बता देता हूं। हाँ, 9 वाला कहता है सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की ओर दृष्टि देनी चाहिए। हाँ, दृष्टि देनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ये भी पॉइंट हमने आज समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब ये जो वीडियोस नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वगैरह उससे संबंध में जो भी डाउट वगैरह है, जैसे मैंने एक वीडियोस पहले भी इसको करा रखा हूं, उसकी वीडियोस मैं दे दूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे व्याख्या करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है।